Hello children, how are you? Now, in previous lecture, we will discuss about the first chapter of history, Rise of Nationalism in Europe. पिछले टर्म पे मैंने आपको नेशनलिज्म समझाया था किस तरह यूरोप में वो डेवलप हुआ। उसके इंटरनल मैंने 6 पॉइंट आपको पढ़ाया था। उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह, नेशनलिज्म इन 1830 48 ये सब पढ़ाया था, इम्पीरियलिज्म वगैरह पढ़ाया था। लास्ट टॉपिक उसमें मैंने आपको इम्पेरिज्म पढ़ाया था, नेशनलिज्म एंड इम्पेरिज्म। उसमें मैंने आपका लास्ट वर्ड जो बोला था वो बोला था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार बहुत बड़ा हुआ था, 1914 से स्टार्ट हुआ, 1918 में ख़त्म हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में मैं वहाँ आपका लेक्चर फिनिश किया था और चैप्टर वहाँ फिनिश हुआ था। सिंपल अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 2 की, तो समझिए उसी फर्स्ट वर्ल्ड वार से ही आगे बढ़ा है आपका चैप्टर नंबर 2, लेकिन ये है नेशनलिज्म इन इंडिया। अभी तक हम लोग नेशनलिज्म क्या पढ़ रहे थे, यूरोप में किस प्रकार नेशनलिज्म की भावना आई, अब वही नेशनलिज्म की भावना इंडिया में किस प्रकार की आई है, चैप्टर नंबर 2 में आपका वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, बहुत बड़े पढ़ने में मज़ा आएगा इसमें, क्योंकि इसमें आपके देश के नेशनल मूवमेंट के बारे में बात की गई है। चाहे वो रोल एक्ट के बारे में बात की जाए, या सत्याग्रह के बारे में बात की जाए, या किसी प्रकार का खिलाफत की बात की जाए, वो सब डिस्कस किया गया इस चैप्टर में। बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में एंट्री कराऊंगा बड़े बड़े नाम को, चाहे वो महात्मा गांधी हो या भगत सिंह हो। हालांकि महात्मा गांधी वाले कम ही तुम लोग होगे, लेकिन फिर भी उनके क्या योगदान रहा है इंडियंस फ्रीडम में, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत बड़ा नाम है महात्मा गांधी का, कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम आएंगे इस चैप्टर में। सच कहूँ तो यहीं से हिस्ट्री बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट बनने वाला है। बड़े अच्छे अच्छे हिस्टोरियाँ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मोमेंट, आपके पूर्वजों ने कितना योगदान दिया है आपके देश की आज़ादी के लिए, कुछ उनके योगदान को पढ़ेंगे यहाँ पे, क्या उन्होंने किया आपके देश के लिए। कुछ ये टॉपिक डिस्कस किया जाएगा इस चैप्टर में। तो नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट करेंगे उसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक फर्स्ट वर्ल्ड वार से, जहाँ आपका नेशनलिज्म इन यूरोप टॉपिक ख़त्म हुआ था। जैसा आप देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार में जहां एक तरफ ब्रिटेन है, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी जैसे देश हैं। ब्रिटेन की सहायता के लिए जहां यूएसए और यूएसएसआर जैसे देश हैं, वहीं जर्मनी की सहायता के लिए तुर्की जैसे देश हैं। जो जर्मनी का ग्रुप है फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जो जर्मनी का ग्रुप है वो एक्सिस के नाम से जाना जाता है, एक्सिस ग्रुप उसको बोलते हैं। और जो ब्रिटेन का ग्रुप है उसको एलाइड ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटेन वाले ग्रुप को एलाइड ग्रुप बोलते हैं और जर्मनी वाले ग्रुप को एक्सिस ग्रुप बोलते हैं। इस वर्ल्ड वार में कहा जाता है यूरोप की दो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई। मैंने बोला था पिछले लेक्चर में, ध्यान में होगा, कि छोटे छोटे राज्य हुए थे वो पोलैंड वगैरह, हाँ वहीं से फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। वो पोलैंड के उत्तराधिकार को लेकर जर्मनी और ब्रिटेन खुद आमने सामने हो गए, और उसका रिजल्ट आया कि विश्व का पहला युद्ध लड़ा गया 1914 में, जो स्टार्ट हुआ और 1918 में जाके खत्म हुआ, जिसके एक तरफ एक्सिस ग्रुप और दूसरी तरफ एलाइड ग्रुप थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन ने जर्मनी को बहुत ही बुरी तरीके से हराया। केवल उसने जर्मनी को नहीं हराया, बल्कि जर्मनी के जितने फ्रेंड देश थे, चाहे वो तुर्की हो या कोई और हो, उनको भी बहुत बुरी तरीके से हराया। आप ये भी जान लीजिए आज की फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि इंडिया को इंडियंस जो थे उनको ऐसा लग रहा था कि शायद फर्स्ट वर्ल्ड वार में अगर हम ब्रिटेन की सहायता कर दिए तो ब्रिटेन हमें कुछ रियायत देगा, और निश्चित तौर पे उनमें शायद नेशनलिज्म की भावना आने लगेगी। कुछ इस प्रकार इंडियंस की सोच थी, इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो ब्रिटेन की तरफ से युद्ध किए थे। लेकिन जैसा आपको बताया गया है, युद्ध कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता, चाहे वो जीतने वाला राष्ट्र हो या हारने वाला राष्ट्र हो। हारने वाला राष्ट्र तो सब कुछ अपना लॉस कर ही देता है, लेकिन जीतने वाले राष्ट्र को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, और यही नुकसान उठाना पड़ा ब्रिटेन को। वार उसने विन तो जरूर किया, लेकिन इस वार में उसके कई सैनिक मारे गए, कई सारे गुड्स खराब हो गए, कई सारे उनके धन सब कुछ समाप्त हो गए, और उनको प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन ने भारतीयों को रियायत देने के बजाय भारत में और ज़्यादा टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, बहुत सारा जुल्म किया। इससे भारत में एक प्रकार का अगेंस्ट ब्रिटिश मूवमेंट शुरू हो गया। आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में उसी पॉइंट को, किस प्रकार का मूवमेंट इंडियंस द्वारा किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, पढ़ेंगे उसे टॉपिक वाइज।
जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने लिखाया, इन इंडिया नेशनलिज्म इज कनेक्टेड विद द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। हाँ जी, ये कनेक्ट हो गए थे, सभी एक साथ अब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट वर्ल्ड वार बहुत इम्पैक्ट लाया, बहुत प्रकार का चेंजिंग लाया है और इंडिया में। पहला क्या है, ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। हाँ, ब्रिटेन ने अब क्या किया, अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च उस पर शुरू कर दिया, और वो खर्च का सारा पैसा वो इंडिया से लेता था। सेकेंड है, कस्टम ड्यूटी इंक्रीज, कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया, एंड इनकम टैक्स इनकम टैक्स को लगाया गया। फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरिया टू सप्लाई फॉर सोल्जर। हाँ, भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र में थे, इस हर एक परिवार के एक एक सदस्य को पकड़ के ला के ज़बरदस्ती उसे सोल्जर्स में इंट्रोड्यूस किया जाने लगा। ये सब हो रहा था, इतना जुल्म ब्रिटेन कर ही रहा था इंडिया में, क्योंकि इंडिया और साथ ही इंडिया में एक और बहुत बड़ा त्रासदी हुआ, बहुत बड़ा फेल्योर आया इंडिया में, और वो आया 1918 में। 1918 में भारत में तमाम क्रॉप्स का काफ़ी नष्ट हो गया, फूड शॉर्टेज काफ़ी हो गए हैं। आपको पता होना चाहिए, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं। 1921 में 1921 में सेंसस हुआ, भारत की जनगणना हुई। कहा जाता है उस जनगणना में 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए थे, और उन मारे जाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन फूड शॉर्टेज था। लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाना था, किसानों से ज़बरदस्ती टैक्स लिया जाना था। वो किसान अपने पास इतना अनाज ही नहीं बचा पाते थे कि वो अपने पालन पोषण के लिए रख सके, और उसका सबसे बड़ा इफेक्ट देखने को मिला जब 1921 के सेंसस में बताया गया कि 12 से 13 मिलियन लोग इसलिए मारे गए क्योंकि भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, बहुत बड़ा फेल्योर हुआ था इंडिया में। चलिए, ये सब इंडिया में हो रहा है, और इंडियंस लोगों ने समझ लिया कि जिस ब्रिटेन को हम अपने लिए अच्छा मान रहे थे, ये ब्रिटेन तो उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा के बहुत पैसा लूट रहा है, ये उसके भलाई के लिए कार्य ना करके ये अपनी भलाई के लिए कार्य कर रहा है। अभी इंडियंस के बारे में ये सोच आ ही रही थी कि उधर साउथ अफ्रीका से एंट्री मार रहा है आपके इंडिया का सबसे बड़ा ग्रेट लीडर, और वही ग्रेट लीडर है महात्मा गांधी। 9 जनवरी 1915 को ये महान इंसान प्रवेश किया है आपके भारत में। उससे पहले 1893 से लेकर 1950, 1893 से लेकर 1915 में ये साउथ अफ्रीका रहा है, और वहाँ लड़ाई लड़ी है इसने सत्याग्रह की। व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह क्या है? emphasis was laid on the power of truth, यानी सत्य की गई लड़ाई। हिस्टेज नॉन वायलेंस एंड पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन, ये क्या है? अहिंसा के द्वारा लड़ाई लड़ना, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन इस्टेब्लिश करना, सदैव सत्य बोलना, ये लड़ाई जो कहलाती है, इसी लड़ाई को हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ये महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में 1893 से 1915 तक रहा है, और साउथ अफ्रीका में कहा जाता है उसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। रेशियल मीन्स क्या? गोरा काला विभेद बहुत ज़्यादा था, और इस इंसान ने लगभग 22 से 23 साल की लड़ाई लड़ी है साउथ अफ्रीका में, और तब जाके वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया। वहीं साउथ अफ्रीका में ये कई बार जेल भी गए हैं। वहीं इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की है। वहीं इन्होंने कांग्रेस नामक एक पार्टी को भी इस्टेब्लिश किया है। साउथ अफ्रीका में कहा जाता है इस महात्मा गांधी ने इतना योगदान दिया है, जिस योगदान से साउथ अफ्रीका में आज भी महात्मा गांधी को सबसे बड़ा नेता मानते हैं। इसी महात्मा गांधी की देन है कि कभी आगे जाकर नेल्सन मंडेला जैसे लोग साउथ अफ्रीका में आगे आए हैं, और उन्होंने लड़ाई लड़ के साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया। नेल्सन मंडेला वही रास्ता अपनाए थे जो उनसे लगभग 40-50 साल पहले महात्मा गांधी द्वारा साउथ अफ्रीका में अपनाया गया था। कहा जाता है वहाँ इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, और साउथ अफ्रीका को एकदम रेशियल से पूरी तरह मुक्त कर दिया। समाज पूरी तरह मिलजुल कर रहने लगा, और ये लड़का उस समय जब साउथ अफ्रीका में इतनी बड़ी लड़ाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ जीत गया, तो रातों रात यही 1869 1869 में जन्मा यह लड़का पूरे वर्ल्ड के लिए एक सबसे बड़ा लीडर साबित हुआ।
1915 में जब ये भारत आया, उस समय भारत भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ रहा था। इसलिए महात्मा गांधी ने इंडियन सोल्जर से फर्स्ट वर्ल्ड वार में एंट्री करने के लिए भी कहा कि आप लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जिस तरह अन्य भारतीय ब्रिटिशर्स के लिए अच्छी सोच रखते थे, वही सोच महात्मा गांधी की भी है। कहा जाता है जब ब्रिटिशर्स ने ये जाना कि महात्मा गांधी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में उन्हें सपोर्ट किया, तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी है। केसरे हिंद टाइटल दिया है महात्मा गांधी को। इसलिए आलोचक और आलोचना करते लगते हैं महात्मा गांधी। वो कहते हैं ये भर्ती कराने वाला सर्जेंट था, जानबूझ के इंडियंस को युद्ध में डाल दिया। लेकिन ये गलत है, क्योंकि केवल महात्मा गांधी ये कार्य नहीं किए थे। महात्मा गांधी के अलावा आपको पता होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक ने भी यही बात कही थी। तिलक ने भी कहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमें अंग्रेजों की सहायता करनी चाहिए। लेकिन हमारी आदत है, हम महात्मा गांधी का नाम सुनते हैं तो एक दो उपाधि अपनी तरफ से उन्हें दे देते हैं, लेकिन ये गलत है। क्योंकि महात्मा गांधी बस ऐसे नहीं थे, बहुत सारे लीडरों ने वहाँ ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया। फिलहाल फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, अपना फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। उसी समय महात्मा गांधी कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे। यही उनके पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक गुरु माने जाते हैं महात्मा गांधी के। गांधी ने कहा गोखले जी, मुझे जिस तरह मैं साउथ अफ्रीका में लड़ाई लड़ा हूँ फ्रीडम के लिए, उसी तरह लड़ाई मैं भारत में भी लड़ना चाहता हूँ भारतीयों के लिए। गोखले ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप जैसे यंग आ रहे हैं पॉलिटी में, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको इंडिया के लिए लड़ाई लड़ना है तो पहले इंडिया को समझना होगा। उनके कहने पर 1915 से 1917 2 साल महात्मा गांधी पूरे इंडिया को इधर उधर ट्रेवल किए हैं और तब जाके आए हैं गुजरात में अपने साबरमती आश्रम में। यही गांधी ने कहा है गरीबी देखना हो तो इंसान के कपड़े नहीं बल्कि उनके खाने को देखो। क्योंकि इंडिया में ऐसी बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो पूरी तरह भर पेट खाना भी नहीं खा पाता। इसीलिए फ्रीडम वो नहीं कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं, फ्रीडम वो है कि भारत के हर एक गरीब को भर पेट भोजन मिल सके। यहीं से कहा जाता है महात्मा गांधी ने लड़ाई शुरू की है इंडियंस को लेकर, इंडिया के लिए, और यही लड़ाई कभी सत्याग्रह के नाम से जानी जाएगी। यही पहला सत्याग्रह उन्होंने किया है, सत्याग्रह एट चंपारण, बिहार का एक क्षेत्र है, और दूसरा लड़ा है खेड़ा, जो उन्हीं के राज्य गुजरात का एक क्षेत्र है। चंपारण में पहली लड़ाई उनकी लड़ी गई है इंडिया में। कहा जाता है यही महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट है, नॉन वायलेंस मूवमेंट इसी को कहते हैं, जो चंपारण में किसानों के लिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। चंपारण में क्या लड़ाई लड़ी? तो चंपारण में इंडिगो रिवोल्ट इसे बोलते हैं। इंडिगो में समझते हो कि वो नील होता है ना, नील नील जो लगाते हैं सब कपड़े वगैरह में नीला करने, वही नील। तो उसी नील की खेती के लिए इन्होंने सत्याग्रह किया है बिहार के चंपारण में। तो चंपारण और ये खेड़ा वगैरह के बारे में नेक्स्ट टाइम पे मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इतना जान लीजिए कि नेशनलिज्म जो इंडिया में शुरू हुआ, वो शुरू होने के पीछे रीजन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद का समय है। सत्याग्रह के बारे में थोड़ा जानिए, महात्मा गांधी ने क्या मूवमेंट साउथ अफ्रीका में किया उसके बारे में जानिए। महात्मा गांधी इंडिया आके 2 साल ये किए हैं, उनकी उपाधियों को जानिए। नेक्स्ट टाइम पे मैं डिस्कस करूँगा जो उन्होंने चंपारण में लड़ाई लड़ी है, साथ ही में खेड़ा में लड़ाई लड़ी है। उसी तरह आगे मैं आपका खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट डिस्कस करूंगा, रूलेट एक्ट के बारे में बात करूंगा। इतनी स्टोरी ध्यान में रखिएगा, कल इसको आगे लेके चलते हैं। ओके, थैंक यू।